हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही आपको बता दें, इस कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स को ऐड किया हुआ है। डिजिटल अवेयरनेस भी इसमें पढ़ाई जा रही है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस तो इसमें रहती है। ये इसलिए लिया गया है इनिशिएटिव क्योंकि IBPS PO रिक्रूटमेंट अगर आप देखें तो उसमें मेंस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि RBI सर्कुलर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप RBI सर्कुलर्स RBI की वेबसाइट से पढ़ते हैं तो आप देखें काफ़ी उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है और समझना थोड़ा मुश्किल होता है एक एस्पिरेंट के लिए। तो हमने काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से पहले उस सर्कुलर को लिखा है, उसके बाद फिर उसके बेस्ड MCQs भी दिए हैं। तो इस तरह की PDFs आपको मिलेंगी और हर एक सर्कुलर हम कवर करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस भी इसमें इंक्लूड है। 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs के माध्यम से बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए क्वालिफाई होते हैं, बैंकिंग इंटरव्यूज़ के लिए, तो वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। अगर आप SSC, रेलवे या स्टेट PCS जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिलेटेड भी इसमें डेडिकेटेड चैप्टर है, जिससे इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इंश्योरेंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। तो A to Z सब कुछ एक ही कोर्स में आपको मिल रहा है और 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद इस कोर्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर लोकेटेड? ऑप्शंस हैं पेरू, चाइल, ब्राज़ील या फिर इंडोनेशिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आंसर कीजिए। India ranks as the 4th most equal country in the world according to the Gini index. गिनी सूचकांक के अनुसार भारत विश्व में चौथा सर्वाधिक समानता वाला देश है। देखिए, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं टॉप 10 मोस्ट इक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि इनकम के हिसाब से इंडिविजुअल कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो स्लोवाकिया है वो पहले नंबर पर है, उसके बाद फिर स्लोवेनिया आता है, फिर बेलारूस आता है, चौथे नंबर पर है भारत। वर्ल्ड बैंक ने भारत को जो वर्ल्ड के मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़ है उसमें काउंट किया है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया का जो गिनी इंडेक्स है ये 25.5 पहुंच चुका है और भारत पूरे वर्ल्ड में 4th मोस्ट इक्वल कंट्री है। स्लोवेक रिपब्लिक यानी कि स्लोवेनिया, माफ़ कीजिए स्लोवेकिया और स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद। भारत मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में आता है, यानी कि मॉडरेटली लो यानी कि काफ़ी कम इनइक्वालिटी है यहाँ पर। और गिनी स्कोर्स 25 से 30 के बीच में आता है अगर आप मॉडरेटली लो कंट्री में है। और कुछ ही फ्रैक्शन अवे है भारत लो इनइक्वालिटी ग्रुप को ज्वाइन करने में, जिसमें कि स्लोवेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया और बेलारूस हैं। इंडिया का स्कोर चाइना से भी काफ़ी कम है, चाइना का 35.7 है और यूनाइटेड स्टेट्स का 41.8 है। यहाँ पर जितना स्कोर कम होगा उतना इक्वल कंट्री माना जाता है। गिनी इंडेक्स भारत का 2011 में 28.8 था और 25.5 पहुँच गया है 2022 में। एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत में 2022-23 में 2.3% थी, जैसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है।
171 मिलियन इंडियंस को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है 2011 से 2023 के बीच में। अब ऐसे लोग जो 2.15 यूएस डॉलर्स पर डे से कम की इनकम में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग जून 2025 तक 16.2 2011-12 में थे और घटकर अब 2.3% हो चुके हैं 2022-23 में। और जो वर्ल्ड बैंक का रिवाइज्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी थ्रेशोल्ड है वो 3 यूएस डॉलर पर डे है। पहले तो 2.15 यूएस डॉलर था, अब 3 यूएस डॉलर पर डे है। तो इसके हिसाब से 2022-23 में जो पॉवर्टी रेट है भारत का वो 5.3% है। अब देखिए बात करते हैं गिनी इंडेक्स की। गिनी इंडेक्स से हमें पता चलता है कि जो इनकम है वो किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर जो वेल्थ है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी देश में, हाउस होल्ड में या फिर इंडिविजुअल्स में। जिन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि जो पावरफुल लोग हैं उनके पास ही पैसा है और गरीब काफ़ी हैं, तो उनका गिनी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, वो सही नहीं है। तो 0 से 100 के बीच में होता है गिनी इंडेक्स की वैल्यू। स्कोर 0 यानी कि परफेक्ट इक्वलिटी, यानी कि इक्वल है, पैसा जो है इक्वल बटा हुआ है, और जितना ज़्यादा आप 0 के पास स्कोर रहेगा उतना आप इक्वल होते जाएंगे। 100 का मतलब है कि एक ही पर्सन के हाथ में काफ़ी इनकम है, औरों के पास नहीं है, तो जितना 100 के पास जाते रहेंगे उतना अनइक्वल आप बनते रहेंगे। ग्राफिकली गिनी इंडेक्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो लोरेंस कर्व के रूप में करते हैं। अभी देखेंगे लोरेंस कर्व किसे कहते हैं। तो लोरेंस कर्व में क्या होता है, टोटल इनकम और टोटल रेसिपिएंट, इसको दर्शाते हैं। तो परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डायगोनल लाइन होती है, एक डायगोनल लाइन जाएगी, ठीक है, वो होती है परफेक्टली इक्वल। अब उसके नीचे फिर एक कर्व होता है, तो वो कर्व जितना दूर जाता रहेगा उस परफेक्ट इक्वल लाइन से उतना ज़्यादा इनइक्वालिटी शो करते रहेंगे। बिगर द गैप मोर अनइक्वल द इनकम, और जितना क्लोज गैप होगा उतना इक्वल रहेगा। ये है देखिए लोरेंस कर्व। अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो लाइन देख रहे हैं जिसे आप हाइपोटेनस बोल सकते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री, ठीक है, तो ये लोरेंस कर्व है, ये परफेक्ट है, यानी कि गिनी इंडेक्स यहाँ पर आप 0 कह सकते हैं। अब नीचे कर्व देख रहे हैं, यहाँ पे लोरेंस कर्व है। अब ये जितना दूर जाता रहेगा कर्व, जितना बड़ा होता है उतना अनइक्वल होता रहेगा, और जितना पास आता जाएगा उतना इक्वल होता रहेगा। हु वॉन द जेवलिन इवेंट एट द नीरज चोपड़ा क्लासिक्स 2025? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा किसने जीती? राइट आंसर ऑप्शन भी है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 जेवलिन इवेंट को जीत लिया है, जो कि श्री कांति हिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है। बेस्ट थ्रो नीरज चोपड़ा का यहाँ पर 86.18 मीटर का रहा है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर ये इवेंट हुआ है। और 2016 के ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट केन्या के जूलियस येगो ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। फॉर्मर श्रीलंकन अंडर-16 फास्ट बॉलर रुमेश पाथिरेज ये 3rd नंबर पर है 84.34 मीटर के साथ। भारत की सचिन यादव 82.33 मीटर के साथ 4थे नंबर पर रहे। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इंडियाज फर्स्ट नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर विच सेक्टर? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय विद्यालय है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव्स। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की पहली नेशनल यूनिवर्सिटी है कॉपरेटिव्स के लिए, इसकी आधारशिला रखी है गुजराती आनंद डिस्ट्रिक्ट में। इसे त्रिभुवन दास किसी भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉपरेटिव्स ही बोलते हैं। यूनिवर्सिटी लगभग 20 लाख पर्सनल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ट्रेन करेगी, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, डेयरी फिशरीज अगले 5 सालों में। हु वॉन द ग्रैंड चेस टूर 2025 रैपिड एंड ब्लिट्स इन ज़ैग्रेब क्रोएशिया? ज़ैग्रेब क्रोएशिया में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 रैपिड एंड ब्लिट्स किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन भी है मैग्नस कार्लसन। तो वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, उन्होंने ग्रैंड चेस टूर 2025 रैपिड एंड ब्लिट्स जीत लिया है ज़ैग्रेब क्रोएशिया में। जो डी गुकेश हैं भारत के, ये 30 नंबर पर रहे हैं। और कार्लसन ने जो लोकल प्लेयर हैं के इवान सारिकिन को फाइनल मैच में हराया है, और इनका 6 ग्रैंड चेस टूर 2025 मतलब 6 इनका ये टाइटल है ग्रैंड चेस टूर रैपिड एंड ब्लिट्स का। इससे पहले हमने देखा था डी गुकेश ने रैपिड टाइटल जीता था। देखिए जो रैपिड है और ब्लिट्स है अलग अलग गेम होते हैं, ठीक है, तो रैपिड में डी गुकेश ने काफ़ी अच्छा किया, पहले नंबर पर रहे। ब्लिट्स की बारी आई तो डी गुकेश काफ़ी पीछे पिछड़ गए, है ना। अगर हम फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो मैग्नस कार्लसन इन दोनों में ही अच्छा परफॉर्म करके पहले नंबर पर इनको लाया गया। तो ओवरऑल टाइटल तो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, और डी गुकेश रैपिड टाइटल भी जीता है। इन विच इंडियन सिटी वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड?
किस भारतीय शहर में सर्वोत्तम खदान बंद करने की प्रथाओं के माध्यम से टिकाऊ और जिम्मेदार खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस, इसको होस्ट किया है हैदराबाद में। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिया, स्टेक होल्डर्स इंडिया से और अब्रॉड से, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2025? पूछा है कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17th ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया है, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ 6 से 7 जुलाई के बीच में। और इन लोगों ने, जो लीडर्स हैं, इन्होंने एक रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया है। जो 17th ब्रिक्स समिट है, इसका थीम रहा स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इनके लीडर्स थे। और जो नए मेंबर्स हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया, इनके मेंबर शामिल रहे। चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाए। इन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भेजा था। बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान, ये ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज हैं, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। हु इनॉग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने फिनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ सिनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर जो है लाइफ स्टाइल क्लिनिकल डेटा लिया जाएगा 10,000 इंडिविजुअल्स का, और उसको जो है मतलब रखा जाएगा। वेयर वॉज द कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? नियंत्रक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर SK कोठारी ऑडिटोरियम, DRDO भवन, न्यू दिल्ली। डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 को होस्ट किया डॉक्टर SK कोठारी ऑडिटोरियम, DRDO भवन, न्यू दिल्ली में। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग थ्रू डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। Who was conferred with the key to the city of Buenos Aires in 2025? हाल ही में की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स से सम्मानित किया गया है जोर्ज मैक्री द्वारा, जो कि चीफ ऑफ द सिटी गवर्नमेंट ऑफ ब्यूनस एयर्स है, अर्जेंटीना में सिटी। साथ ही उन्होंने जनरल जॉस टी सैन मार्टिन के मोन्यूमेंट पर भी अपनी श्रद्धांजलि दी है, जिन्हें जो अर्जेंटीना के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। अच्छा, 57 साल बाद किसी प्राइम मिनिस्टर द्वारा अर्जेंटीना में, किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा अर्जेंटीना में विजिट है, बायलैटरल टॉक्स है। जो बायलैटरल टॉक्स के लिए जो है दौरा रहा है किसी प्राइम मिनिस्टर का 57 सालों में। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग ओपन इन विच सिटी? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक सबरंग किस शहर में खोला गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। देखिए, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर हेल्थ क्लिनिक मित्र क्लिनिक ये पहले खुला था, उसके बाद फिर शट डाउन हो गया क्योंकि इसकी जो फंड है वो फ्रीज कर दिया गया था USAID द्वारा। अब ये नए नाम से आया है और टाटा ट्रस्ट इसको स्पॉन्सर कर रहा है हैदराबाद में ही, और नाम है इसका सबरंग क्लिनिक। विच बैंक बिकम द फर्स्ट UAE बेस्ड बैंक टू रिसीव अप्रूवल टू सेटअप एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी गुजरात? कौन सा बैंक गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग स्थापित करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला UAE आधारित बैंक बन गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है मशरेक बैंक। मशरेक बैंक ये फर्स्ट UAE बेस्ड बैंक बन गया जिसने इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्राप्त किया है गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंट्रल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए। तो गिफ्ट सिटी ब्रांच जो है कई तरह की सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी लोन, स्टेट फाइनेंस सोल्यूशन, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगी। As per SBI report, SBI contributed what percentage to the gross value added of financial services in India during financial year 25? SBI की रिपोर्ट के अनुसार SBI ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत में वित्तीय सेवाओं के सकल मूल्य वर्धित में कितने प्रतिशत का योगदान दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8.7%। भारत ने 6.7% का कंट्रीब्यूशन दिया है
जो फाइनेंशियल 25 में जो ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ देखने के मिली है उसमें। और इसमें भी जो भारत का 6.7% है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1.1% योगदान रहा है, ऐसा SBI रिसर्च ने कहा है। भारत ने 297 बिलियन $, ऐड किए हैं ग्लोबल GDP में ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25। और इसमें ये बताया गया है कि SBI ने 8.7% कंट्रीब्यूट किया है ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल 25। विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर AI? किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला AI आधारित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेड यानी कि राज्य के नेतृत्व वाला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया। इसका नाम है तेलंगाना डेटा एक्सचेंज। इसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा। और जो ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की जो DX लैब है, इसने टेक्निकल सपोर्ट इसको दिया है। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू इनेबल एक्सेस टू हाई क्वालिटी डेटा and collaborative tools to foster cross-domain AI solutions through partnership between government, startups, industry players, and research institutions. In which Indian state was new flowering plant species Begonia niceorum discovered? किस भारतीय राज्य में नई पुष्पीय पौध प्रजाति बेगोनिया नाइसियोरम की खोज की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। वही अरुणाचल प्रदेश ने नई फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कवर किया जिसका नाम है बेगोनिया नाइसियोरम, और राज्य के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में इसको पाया गया है। और इसका नाम नीशी ट्राइब के नाम पर रखा गया है, जो कि लार्जेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल को प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है और उपकार सिंह विर्क को जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है भारत में, आप देखेंगे कि उनके अध्यक्ष जो है पॉलिटिकल लीडर्स ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पुराने प्लेयर को बना दें, पॉलिटिकल लीडर्स ही इसके जो है प्रेसिडेंट वगैरह बने रहते हैं। अच्छा, अब एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, जो फेडरेशन है ना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ, ये पूछा जाता है और ये ऐसा टॉपिक है एस्पिरेंट मिस कर देते हैं। तो कुछ के मैंने लिखे हैं, आप याद रखिएगा। जैसे न्यू दिल्ली में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, हॉकी इंडिया का है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली में। चेन्नई में बात करें तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, चेन्नई में ही रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। अहमदाबाद में स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु में है। तो आप केवल ये चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु वाली याद रखिएगा, बाकी सब न्यू दिल्ली में है। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। सचेत ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच एजेंसी? आंसर इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। विच स्टेट लॉन्च्ड AI चैटबॉट सारथी? हरियाणा। MSME accounts for 30.1% of India's GDP. MSME accounts for 35.4% of manufacturing and 45.73% of exports in the country. Which is the only Asian city listed among the world's top 10 most livable cities in 2025, launched by the Economic Intelligence Unit? Answer is Osaka, Japan. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड? बुलंद दरवाजा सिचुएटेड। नदर्न रीजन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड इन विच सिटी? विच कंट्री हैज कंप्लीटेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स Fashion 2 hypersonic vehicle? India establishes first internationally recognized equine disease-free compartment at which place? Who holds the record for the single longest space mission, where he stayed at the Mir space station for 437 days? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।